गुजरात में चुनावी शोर बढ़ता जा रहा है। जीत के लिए हर पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है। गुजरात में 24 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी की साख भी दांव पर लगी हुई है। गुजरात में जो विधानसभा सीटें केसरिया गढ़ मानी जाती रही हैं, उन सीटों पर भी लड़ाई इस बार बहुत टफ दिख रही है। इन्हीं सीटों में से एक है जूनागढ़, जिसे सौराष्ट्र की आत्मा कहा जाता है। सौराष्ट्र का चुनावी तापमान समझने के लिए सियासी पंडितों की निगाह हमेशा जूनागढ़ सीट पर रही है। गुजरात के चुनावी चैप्टर में आखिर क्या कह रहा है जूनागढ़ का वोटर? इस बार किसकी सरकार बनवाने जा रहा है जूनागढ़ के भाईजान? और इसे समझने के लिए सीधे जूनागढ़ से ही देखिए एम फैक्टर का ये एपिसोड। महंगाई ये सब क्या फ्री बोलने से क्या होता है? हाँ। पहले तो मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। कोई भी गरीब आदमी 5 लाख की 60 करोड़ प्रजा को आयुष्मान कार्ड दिया है। चेहरे की बात कर रहे हैं, चेहरे की बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए। जूनागढ़ में क्या सोच रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी में डालेंगे। आपका पवित्र मत भाजपा को दीजिए। मंदिरों का शहर, नवाबों की नगरी। कभी भारत की एक बड़ी रियासत रहा जूनागढ़ गुजरात में सबसे ऊंची जगह पर बसा हुआ शहर है। गिरनार पहाड़ियों के बीच तलहटी में बसे जूनागढ़ पर कई राजाओं और नवाबों ने शासन किया। गुजराती भाषा में जूनागढ़ का मतलब होता है प्राचीन किला। लेकिन आजाद भारत में जूनागढ़ की कहानी बिल्कुल अलग अर्थों में सुनाई पड़ती है, जिसका बहुत बड़ा राजनीतिक महत्व है। एम फैक्टर का कारवां पहुंचा है जूनागढ़। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और जूनागढ़ में इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, वो बेहद खास जगह है, जूनागढ़ की पहचान है। मेरे पीछे आप जो ये गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है सरदार गेट। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस गेट का नाम रखा गया और इसकी खास वजह भी है। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद से जूनागढ़ रियासत भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, उसके नवाब का ये निर्णय था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहस, उनके प्रयासों की वजह से जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ आए तो उनके सम्मान में इस गेट का नाम भी सरदार गेट रखा गया। तो ये वो दरवाजा है जहां से आप जूनागढ़ में एंट्री करते हैं। लेकिन बात चुनाव की हो रही है, बात एम फैक्टर्स की हो रही है, बात जूनागढ़ के एम फैक्टर की हो रही है, यानी कि यहाँ का मतदाता अलग अलग तरीके का है। वो किस तरीके से वोट करेगा और किसके लिए इस बार जीत का दरवाजा खोलेगा जूनागढ़ के लिए, ये सबसे बड़ा सवाल है जूनागढ़ में आज। और इस सवाल की पड़ताल करेंगे, जूनागढ़ के लोगों से, मतदाताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, उनका मूड समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जूनागढ़ का एम फैक्टर। जूनागढ़ का इतिहास और संस्कृति भी बहुत समृद्ध है, इसीलिए जूनागढ़ को गुजरात का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि जूनागढ़ में 800 से ज्यादा हिंदू और जैन मंदिर हैं। यहाँ कई मस्जिदें भी हैं। यहाँ तक कि एक समय जूनागढ़ में बौद्ध धर्म का भी काफी प्रभाव था। जूनागढ़ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों को अपने इतिहास पर गर्व है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूरे भारत के इतिहास का प्रमाण हैं और जूनागढ़ में वो मौजूद है। उसमें आप इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वो देखिए क्या है। यहाँ पर अशोक के शिलालेख मौजूद हैं और एक दो नहीं, जी हाँ, एक दो नहीं, कई शिलालेख मौजूद हैं। आपको बताना ज़रूरी था ये कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से ही इस जगह पर ऐतिहासिक प्रमाण रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शासन चलता था और किस तरीके से यहाँ कामकाज होता था। धम्म के प्रचार के लिए भी अशोक ने सम्राट अशोक ने कौन कौन से फैसले लिए, उसकी सारी जानकारी इन अभिलेखों के अंदर है जो पत्थरों पर लिखी हैं। और आपको बता दें कि वो ब्राह्मी लिपि में ये सारा लेख लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जूनागढ़ के इतिहास की जड़ें बहुत गहरी हैं और यही वजह है कि जूनागढ़ के आम लोगों से जब बात करिए तो वो अपने इस इतिहास पर बहुत ही गौरव महसूस करते हैं और उनका मानना है कि उनका इतिहास कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी जूनागढ़ के लोग इतिहास लिखेंगे। समय के हर चक्र को देख चुके जूनागढ़ में चुनावी चक्रव्यूह भी तैयार है। इस चुनावी महासमर में जूनागढ़ के लोग कैसा चुनावी इतिहास लिखेंगे, इसकी पटकथा तैयार होने लगी। ऐतिहासिक नगरी जूनागढ़ के लोगों का पहला रुझान यहाँ के एक मशहूर चौक पर दिखा। तो जूनागढ़ के कालवा चौक में इस वक्त मौजूद हैं और देखिए मेरे पीछे चहल पहल बढ़ गई है। चौक पे इस वक्त लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है।
तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के कुछ आम लोगों से, कुछ खास लोगों से बातचीत की जाए और जूनागढ़ के एम फैक्टर्स की बात की जाए कि कौन सा एम फैक्टर जूनागढ़ में प्रभावी है। क्या यहाँ मोदी फैक्टर है, क्या कोई महंगाई का असर है, यहाँ पर महिला वोटर्स को लेकर क्या सोच है और मुस्लिम हिंदू को लेकर, मुस्लिम हिंदू वोटर्स को लेकर क्या ओपिनियन बन रही है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हमसे एक एक करके बातचीत भी करेंगे। मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वो लोग कह रहे हैं कि आज़ादी के टाइम से उनके पास सत्ता थी, जिन्होंने इस देश के टुकड़े कर दिए, वो भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी उनको आज? तो मोदी साहब को लोगों लेकिन के भारत जोड़ो में गुजरात कहाँ है? बाहर नहीं लिया ना, वो क्यों नहीं ले पा रहे? आ रहे नवंबर में। कब? देखिए नवंबर में शेड्यूल है, आ रहे हैं, वो यहाँ भी आएगी। और उनके आने से क्या हवा बदल जाएगी? हाँ बदल जाएगी, नेता बदल जाएगी। उनके आने से उनकी ही हवा बदलती है, वो जहाँ जाते हैं वो उनकी हवा बदलती है, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं लोग भी चाहते हैं कि वो आए, क्योंकि उन्हीं की पार्टी की वजह से वो तो जहाँ पर भी जाएंगे उन्हीं की हवा बदलेगी। दिल्ली में आम लोग जो सांस लेते हैं उसकी हवा खराब है, लेकिन एक आम आदमी पार्टी भी है जो गुजरात में हवा बदलने की बात कर रही है। तो कैसे हवा बदल रहे हैं गुजरात? पहली बात तो ये चेहरे की बात कर रहे हैं। चेहरा तो आपको मिल मेरी गया। बात सुनो, चेहरे की बात कर रहे हैं, चेहरे की बात नहीं, काम की बात होनी चाहिए। आज जूनागढ़ में कितनी समस्या है आप देख लो। ये जो फ्री बिजली पानी है ये सब काम में आएगा? जी जरूर आएगा, आएगा, सही आएगा। इससे असर पड़ेगा कुछ? इससे असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल नहीं, ये लोग फ्री में कहाँ से देंगे? उनका घर का क्या वो मशीन है पैसे छापने का, तो क्या कहाँ से? सारी लड़ाई तो फ्री बिजली ले लो, पानी ले लो, सब वही कह रहे हैं। फिर भी विकास, रोड, सड़क, बिजली, सिक्योरिटी, बिजनेस, ये रोजगार, महंगाई, ये सब क्या हो गया? फ्री बोलने से क्या होता है? हाँ, पहले तो मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। जो मोदी जी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ये जूनागढ़ का हमारा जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है, ये गिरनार रोपवे बना हुआ है, बड़े बड़े फोरवे बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, तो ये तो सब कर रहे हैं ना। हाँ। और तो इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। क्या? छोटे लोगों के लिए क्या क्या महंगाई, आज से 10 साल पहले जिसकी इनकम थी उसी इनकम आज है। कि क्या गुजरात का चुनाव सिर्फ महंगाई पे लड़ा जाएगा? तो किस पे लड़ा जाएगा? महंगाई पे नहीं लड़ा जाएगा तो किस पे लड़ा जाएगा? चेहरे पे लड़ा जाएगा ना, चेहरे पे लड़ा जाएगा। जो गुजरात का विकास मॉडल है, मोदी से सबका साथ सबका विकास। सर सुनो, हाँ। मोदी के चेहरे से किसी के घर पे अन्न नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा। ये कह रहे हैं, मोदी के चेहरे से ये कह रहे हैं कि किसी के यहाँ अनाज नहीं आएगा। और बीजेपी के लोग कहते हैं कि कोरोना से लेके अब तक हमने गरीबों को सबसे ज्यादा अनाज दिए हैं। पूरे वर्ल्ड में मोदी साहब और अमित शाह साहब ने जो 120 करोड़ प्रजा को फ्री ऑफ वैक्सीन दिया, 80 करोड़ प्रजा को खाने के लिए फ्री ऑफ अनाज दिया, ये कोई कर सकता है? पूरा वर्ल्ड नहीं कर उसका सकता। असर है जूनागढ़। हाँ, मोदी साहब ने जो किया वो आयुष्मान कार्ड मोदी साहब ने दिया है ना, वो लगड़ी है लगड़ी। कोई भी गरीब आदमी 5 लाख की 60 करोड़ प्रजा को आयुष्मान कार्ड दिया है, वो कोई छोटी उनको बात आपका पवित्र मत भाजपा को दीजिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी बात तो हाँ, सुनिए, हाँ, हाँ। इसलिए मैं बोलता हूँ तो मेरी बीबी का ऑपरेशन अमृत कार्ड से हुआ है। अच्छा, हाँ, वो अमृत कार्ड आता है ना, हाँ, हाँ। इससे हमको मदद मिले। तो इससे आप कह रहे हैं कि ये काम अच्छा हो रहा है? मैं वही बोलता हूँ। जूनागढ़ में क्या सोच रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी में आम आदमी डालेंगे। पार्टी में क्यों? हैं? क्यों ऐसा क्या है? इसलिए बीजेपी कांग्रेस पसंद नहीं आ रही है? नहीं, कांग्रेस पसंद नहीं आ अच्छा, रही तो है। क्या वजह है उसकी, क्या कारण? कांग्रेस कोई काम ही नहीं कर रही है। हाँ, और तोड़ने के काम कर रही है। बीजेपी तो कह रही है हम करेंगे, फिर बीजेपी तोड़ने के काम कर रही है। सुन लीजिए आम मतदाताओं की बात। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं कि बीजेपी के आयुष्मान योजना से हमको लाभ मिला। भाई तो कांग्रेस के लिए क्या बचेगा फिर? देखिए ये आयुष्मान फ्री योजना बिजली पानी तो है ही है आपके लिए संकट। आजकल से ये आयुष्मान कार्ड योजना नहीं चल रही है। कांग्रेस के शासन में जब 10 लाख भारती कह रहे हैं कि चल रही है। आजकल से नहीं चल रही है वो, मैं इसी दादा को वही बता रहा हूँ। कांग्रेस के शासन में क्या था, 10 लाख रुपया सीधा आपके अकाउंट में आता था। ये आयुष्मान कार्ड है। देखिए ये दादा को ये पता नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, डॉक्टर को फायदा कराने की चीज़ है। और देखिए कांग्रेस के आज लोगों को क्या चाहिए, रास्ता पानी गटर हो, सरकार कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेवारी है, ग्रांट ऊपर से आती है। मैं एक चीज कह रहा हूँ, आप इतनी सारी पुराने अपने सत्ता की बात गिनाते हैं, 27 साल से यही गिना रहे हैं, बार बार हार रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? मुझे ये कि इसका सीधा उत्तर बताइए। देखिए कांग्रेस अपना, भाई अगर एक बार हारते, 2 बार हारते, तीसरी बार तो जीतते, चौथी बार तो जीतते, क्यों हो रहा है? कांग्रेस अपना, नहीं तो दिक्कत है। कांग्रेस अपना सत्य नहीं बेच सकी, ये लोग अपने झूठ बेचने में सफल हो गए, बस यही कारण है। आप प्रोपेगेंडा है। देखिए कोई भी आपको सत्य बेचना नहीं आता, इसका मतलब कमी रहेगी, हमारी कमी रहेगी। ये कह रहे हैं कि हम जो है, ये कह रहे हैं कि हम
सत्य नहीं बेच पाए और बीजेपी झूठ बेच के बार बार जीत जा रही है। तो इसका कहने का इन लोगों का कह रहे हैं कि कमी है कि हम सत्य इनका, नहीं बेच पाए। इनको कहने का मतलब ये है, ये डायरेक्ट जनता के ऊपर उंगली उठाने की बात हुई। इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि जनता जो है वो झूठी बात स्वीकार ले, जो अपना ले, वो कह रहे हैं कि झूठ में आ जाती है जनता। तो ये किसके ऊपर ब्लेम किया, ये किसके ऊपर उंगली उठाई? ये जनता देखनी चाहिए, जो बटन दबाने वाली जनता है वो देखनी चाहिए। वो सत्य नहीं बेच पाए। सुनिए, तो वो सत्य नहीं बेच पाए और इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसका मतलब ये उंगली किसकी ऊपर उठाई? इसकी भी बात आप क्या बेचने आए? नहीं, सुनो, इसका मैं जवाब देता हूँ क्यों 27 साल नहीं आए। दीजिए। आप सुनो, इसने केवल और केवल जब चुनाव आया तब लोगों को बीच गए हैं। मिलेगा कुछ फ्री में? फ्री में चाहिए नहीं हमको, ये ही नहीं फ्री में। हाँ, तो कोई बात नहीं। क्यों नहीं चाहिए यार? ये सब जनता के ऊपर ही बोझ फ्री है में क्यों पूरा। नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए फ्री में? हमको नहीं चाहिए। अरे दिल्ली को चाहिए, गुजरात को क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हमको तो चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी को पहले चाहिए। गरीब आदमी को ठीक पहले है, चाहिए। उसका पढ़ाई चाहिए, उसका बच्चा जो कम तनख्वाह कम होती है, उसका पढ़ाई का खर्चा चाहिए, उसका बिजली का बिल ज़्यादा है। इसका देर तो नगर पालिका पानी का भी पैसा लेता है, पानी का पैसा नहीं है दिल्ली में, पंजाब में। का पैसा जनता के ऊपर ही है, ये फ्री का भी पैसा है, सब भी जो भी फ्री में देगा अपने खींचे से कोई भी नहीं देगा। अच्छा, हाँ, काफी बातचीत हो गई। इस बातचीत के निचोड़ पे हम आ रहे हैं। देखिए, जूनागढ़ में इस बार ऐसा लग रहा है कि दो पार्टियां तो ट्रेडिशनल रही हैं, एक आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोकती नजर आ रही है। किसके उठाए मुद्दों पर जूनागढ़ की जनता भरोसा करेगी, विश्वास करेगी, इसके लिए तो चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन अब धीरे धीरे जूनागढ़ का माहौल भी चुनावी हो रहा है और इसमें कौन सा अहम फैक्टर जनता के लिए ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। जूनागढ़ के इस चौक पर हमें पहले राउंड में तो ये नजर आ गया कि इस बार यहाँ लड़ाई बहुत भीषण है, क्योंकि सत्ताधारी भगवा पार्टी के सामने मैदान में कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी है। यहाँ के लोगों ने पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की जूनागढ़ में गर्जना भी सुनी। आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के जब सरकार बनेगी, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। जूनागढ़ 1998 से ही बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी ये सीट कांग्रेस के कब्जे में है। जूनागढ़ के लोगों का मौजूदा चुनावी मिजाज टटोलने के लिए हम यहाँ के उन मुस्लिम इलाकों में भी गए जहाँ के लोगों का मूड मीटर बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन उससे पहले हमारे रास्ते में कुछ ऐसे पड़ा हुआ है जिसके बिना जूनागढ़ शहर की तासीर समझी नहीं जा सकती। जूनागढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये दफ्तर है और इस दफ्तर तक आपको लाने का मकसद दरअसल कुछ और है। अगर आप इस पूरी बिल्डिंग को देखिए, पूरी बिल्डिंग को अगर आप इस पर नज़र डालें तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा कि ये सिर्फ सरकारी भवन नहीं है। जी हाँ, जूनागढ़ के लिए ये एक ऐतिहासिक भवन है। क्यों? क्योंकि जूनागढ़ के जो आखिरी नवाब थे महाबत खान, वो यहीं रहते थे, यानी उनका ये एक तरीके से कहें आशियाना था, उनका घर था, उनकी ये हवेली थी। और मैं कल्पना करता हूं कि 1947 में जब जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में जाने का विलय कराने का प्रयास किया या इच्छा बनाई, तो इस भवन में ही बैठकर वो सारी मीटिंग्स हुआ करती होंगी। भारत से नाता तोड़कर जिन्ना के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाना, तब जबकि यहाँ की 80% जो आबादी थी वो हिंदू थी और वो भारत में विलय करना चाहते थे। बावजूद इसके जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में जाने का फैसला किया, यानी भारत के खिलाफ ये कदम उठाया। हालांकि उसका नतीजा हम सभी जानते हैं। सरदार पटेल के प्रयासों के बाद सेना ने जूनागढ़ में अपनी एंट्री की, सेना यहाँ दाखिल होती है और जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन जाता है और नवाब को यहाँ से पाकिस्तान जाना पड़ता है। ये जूनागढ़ की वो कहानी है जो एम फैक्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में अधूरी रह गई थी। इसे पूरा किए बिना जूनागढ़ की वो सियासत भी नहीं समझ आ सकती है जो आजाद भारत और खासकर गुजरात में आज हर किसी की जुबां पर है। जूनागढ़ का अपना इतिहास आज भी यहाँ के वोटर्स को प्रभावित करता है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हर बार अगर देखा जाए जूनागढ़ की चर्चा गुजरात की राजनीति में, पूरे भारत की राजनीति में अक्सर की जाती है और उसका कारण ये है कि जूनागढ़ का जिस तरीके से विलय किया गया था भारत में आज़ादी के बाद, वो एक पूरा का पूरा इतिहास है। उसके बहुत सारे अर्थ और उसके बहुत सारे संदर्भ निकाले जाते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देखिए एक सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं, अमृत देसाई। अमृत जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाह रहा हूं कि 1947 में जूनागढ़ को भारत में जिस तरीके से मिलाया गया,
उसकी चर्चा, उस पर बहस जूनागढ़ और गुजरात की राजनीति में आज भी कैसे होती है? सबसे पहली बात यह है कि जब 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ, तब जूनागढ़ मायूसी में था। जूनागढ़ की पब्लिक बिल्कुल उदास थी, क्योंकि जूनागढ़ उस दिन आज़ाद नहीं हुआ था। जूनागढ़ के नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में ऐड करने का निर्णय कर लिया था, और जूनागढ़ स्टेट तब पाकिस्तान में ऐड हुआ था। तब से लोगों में एक प्रकार की मायूसी छाई हुई थी, और इसकी वजह से जो मतलब डर यहाँ पैदा हुआ था, वो डर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हाथ में लेकर आरजी हुकूमत की एक स्थापना की, और आरजी हुकूमत के जरिए हमें 9 नवंबर 1947 के दिन आज़ादी मिली। वो एक ऐतिहासिक दिन था, और इसी के कारण आज भी लोग उन्हें मना रहे हैं। इसका कारण क्या था? वो जो बाकी के मतलब 2-3 महीने जो निकले, वो बिल्कुल मायूसी में निकले। जूनागढ़ वासियों की जो परिस्थितियाँ थी, उसकी जो स्थिति थी, उस स्थिति को देखते हुए आज भी लोगों को वो याद आता है, और वही स्थिति को आज भी हर चुनाव में हर वक्त याद करते हैं। जूनागढ़ में एम फैक्टर का जायजा लेते हुए हम आगे बढ़े। हमारा अगला मुकाम वो मुस्लिम बहुल इलाका था जहां के लोगों का मूड मीटर समझे बिना जूनागढ़ की चुनावी तस्वीर का आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले उस जगह जाना भी जरूरी था जो जूनागढ़ की एक बड़ी और खास पहचान है। जूनागढ़ का ऐतिहासिक बहाउद्दीन कॉलेज ठीक हमारे सामने था। इस वक्त जूनागढ़ के मशहूर बहाउद्दीन कॉलेज में हैं हम, और इस कॉलेज की तो वैसे बहुत सारी खासियत है। 122 साल पुराना कॉलेज है, और जब बनाया गया था 1900 में, तब सिर्फ 2.5 लाख की रकम के साथ ये बनाया गया था। लेकिन जहां पर मैं आपको लेके आया हूं, वो देखिए, वो एक खास हॉल है इस कॉलेज का, जो कि ऐतिहासिक है और देखने लायक है। इसलिए मुझे लगा कि एम फैक्टर की इस यात्रा में जूनागढ़ की इस विशेष पहचान को आपको दिखाई जाए। जरा एक नजर डालिए आप इस हॉल पर। चारों तरफ आप देख पाएंगे कि ये विशाल जो हॉल है, वो करीब 50 से 60 फुट ऊंचाई वाला है। यानी कि इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 50 से 60 फुट ऊंचा है। और जो इसकी खासियत है वो ये कि इस हॉल में 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 25 नहीं, 52 दरवाजे हैं। जी हाँ, 52 दरवाजे। ऊपर और नीचे अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 52 दरवाजे इसमें हैं। और अभी भी यह हॉल इस कॉलेज की, जूनागढ़ की पहचान है। लोग आते हैं दूर दूर से देखने के लिए, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है, इसको बनाने की जो तकनीक है, कला है, इसको समझने की कोशिश अभी भी की जाती है। जूनागढ़ में घूमते हुए अब शाम हो चुकी थी, अंधेरा गिराया था, लेकिन एम फैक्टर में हमारी पड़ताल अभी जारी थी। अब हम जूनागढ़ के उस मुस्लिम बहुल इलाके में थे जहां उनका वोट बड़ा फैक्टर माना जाता है। जूनागढ़ में 16% मुस्लिम वोटर हैं। सवाल है कि इस बार ये किसके लिए गेम चेंजर बनेंगे। जूनागढ़ में मौजूद हैं हम। एम फैक्टर की ये चुनावी यात्रा जारी है, ये प्रोग्राम जारी है, और इस प्रोग्राम में अक्सर हम अलग अलग तबकों की आवाज़ ज़रूर सुनने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जूनागढ़ में मौजूद हों और यहाँ पर लघुमती समाज यानी माइनॉरिटी की आवाज़ को, मुस्लिमों की आवाज़ को हम न सुने कि वो किस तरीके से इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, जूनागढ़ में वो किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को देख रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम इस वक्त लोग मौजूद हैं। बूकर फड़िया मोहल्ला है, सही बोल रहा हूँ ना? बूकर फड़िया मोहल्ला है ये, और मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर बहुलता से रहते हैं। ज़रा हम उनसे समझते हैं इस बार जूनागढ़ में मुस्लिम समाज किस तरीके से चुनाव को देख रहा है। अगर हमारा कोई विकास करता है तो हम कोई पक्ष पार्टी नहीं देखेंगे, उसको ही मत देंगे हम। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कोई चेहरे की बात करता है, कोई ये बात करता है कि भाई हिंदू मुसलमान की लाइन पर वोट पड़ता है, लेकिन आप लोग सीधे सीधे एक ही बात कह रहे हैं, डेवलपमेंट, विकास। बस विकास होना चाहिए। विकास होगा तो कोई भी पार्टी होगी, हमने वो देखेंगे पार्टी का। जो अभी के विधायक है भिखा भाई जोशी, उसकी कामगिरी बहुत अच्छी है। कोई पक्ष में हो, अगर कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, अगर जूनागढ़ सिटी के अंदर कोई भी विकास का काम अच्छा सा होगा, उसको टोटली मुस्लिम समाज इसको सपोर्ट करेंगी। जूनागढ़ में 2 ही पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर बीजेपी भी अच्छा कैंडिडेट देगा तो हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन बड़ी बातें हैं कि भाई सड़कें बनी हैं, बिजली की व्यवस्था लगातार अच्छी हुई है, इन सब पे नहीं, वो तो व्यवस्था तो है।
हाँ। सुरक्षा की भी बात हो रही है कि धंधा पानी आप कर सकते हैं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, खतरे की कहीं कोई बात नहीं है। खतरे की बात नहीं है, जो कि जो प्रकार के वार्ड होते हैं उसमें जो कि ये वार्ड है उसमें कोई कमी नहीं है। आपकी उम्र काफ़ी हो गई, आपने कितने लोगों को देखा, नेताओं को, पार्टियों को, तो अभी क्या आप समझ पा रहे हैं चुनाव के बारे में गुजरात की पार्टियों को लेकर? लोग चाहते हैं कि आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, क्या लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए गुजरात में। लोग ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने के लिए खड़ी है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। हाँ सही बात है, लोग कह रहे हैं बी टीम। हाँ बी टू ही है, सवाल ही नहीं है। वो कांग्रेस के वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी को खड़ी की है। जो कैंडिडेट जूनागढ़ के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है वो कैंडिडेट को 2000 मत की कोई कैपेसिटी नहीं है इसकी। आप बोलते हैं एम फैक्टर, उसका मतलब क्या है? एम फैक्टर का मतलब, मैं देखिए इन्होंने सही सवाल पूछा मुझसे। आपने मौलवी ने भी पूछा था, नहीं, अहमदाबाद में भी पूछा था। हाँ, में। मैंने कहा कि एम फैक्टर का मतलब ये है कि गुजरात के चुनाव में मोदी जी का फैक्टर, गुजरात के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स का फैक्टर, गुजरात के चुनाव में महिलाओं का फैक्टर, महंगाई का फैक्टर, मंडी का फैक्टर और इसके अलावा जो भी स्थानीय ऐसे फैक्टर हैं वो सब पर हम बातचीत करते हैं और आपकी राय लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि मुस्लिम समाज से, यानी ये एक एम फैक्टर है, उसके अंदर एक एम फैक्टर मोदी फैक्टर कैसा है, उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या वो एक मुद्दा है, नहीं है? अब 5 में से 2 आएगा। जूनागढ़ जिला में 5 सीट है ना, इसमें से 2 आएगा। तो किसको 3 और किसको 2? 3 दूसरे का आएगा, 2 ही आएगा उसका। बीजेपी का 2 आएगा? हाँ, अभी 1 है 5 में से, पर आएगा 2। 1050 का बाटला हो गया। महंगाई से बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। महंगाई का एम फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर पूरे गुजरात कि जूनागढ़ में अगर मुस्लिम समुदाय से बीजेपी ने कोई कैंडिडेट उतार दिया तो इससे क्या माहौल बदलेगा? 100% सीट आएगी। इससे क्या माहौल बदल जाएगा? हाँ, बदल जाएगा। इससे स्थिति बदलेगी। इससे ऐसा आपको लगता है कि बीजेपी के फिर पक्ष में मुस्लिम समाज जा सकता है? तो ये कुल मिलाकर देखिए ये बात धीरे धीरे निकल कर आ रही है। एक तो ये कि जूनागढ़ में लोगों ने कहा कि अगर मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिल जाए, बीजेपी से टिकट मिल जाए तो एक बड़ी संभावना है, और दूसरा महंगाई का एम फैक्टर जो है वो मुस्लिम समाज के बीच काफ़ी चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि जब यहाँ पर चुनाव होंगे, जब यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग नेता पहुँचेंगे, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुँचेंगे, अपने वादों की फहरिस्त लेकर पहुँचेंगे, तो इस इलाके के मुस्लिम समाज के मतदाता किस पर भरोसा करते हैं, किस पर यकीन करते हैं, ये जो जूनागढ़ का एम फैक्टर है ये किस पर अपना विश्वास जताता है। चलिए नजर रहेगी जूनागढ़ पर और आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। फिलहाल विजय निशांत के साथ रवि मिश्रा।